सवाल वही है मृदुला जी वाला ही कि बेसिकली कहानी का ये जो प्लॉट चुना है, 6 कहानियाँ सुनाई गई हैं, 2 अनिल जी ने सुनाई है, 2 प्रमोद जी ने सुनाई है, 2 योगेश जी ने सुनाई है। तो इस कहानी में ऐसा कुछ नहीं था, काफ़ी अलग-अलग तरीके के प्लॉट थे। इवन प्रमोद जी की एक कहानी तो शुरू होने के तुरंत बाद खत्म हो गई और लोगों को सबको लगा कि अच्छा इतनी छोटी कहानी भी हो सकती है ना? तो तो ये डिफरेंट प्लॉट्स आप लोगों ने कैसे चुने? तो आप जो भी जिस भी अंदाज में रिस्पॉन्ड करना चाहें, मैं रुकता हूँ। तो आप कोई भी शुरू करिए। जी सुधीर जी, मैं अपनी बात जी, रखूं। चलिए चर्चा की शुरुआत अनिल जी से करते हैं। कहीं कहीं नॉइज, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, अगर बंद कर ले माइक तो। हाँ, बाकी अपना माइक बंद रखेंगे। पहले अनिल जी, फिर योगेश, फिर प्रमोद, ऐसे चलते हैं। जी। जी, दरअसल सर चुनाव सवाल को फिर से सॉरी नहीं, सवाल सवाल हमें को फिर समझ से में आ गया है। दोहराने की जरूरत है क्या नहीं सर? नहीं मृदुला जी, सवाल समझ में आ गया ओके, हमें। हम थैंक बात यू। शुरू करते हैं, अगर कुछ और इससे कुछ थ्रेड और निकलते हैं चर्चा के, तो और आप उसको क्लेरिफाई कीजिए। दरअसल यह है कि इतनी तरह की सूचनाएं, इतनी तरह की मान्यताएं, धारणाएं, इतने तरह के विश्वास जो है वो हमारे आसपास, बच्चों के आसपास, मतलब वयस्कों के आसपास भी लगातार व्याप्त है, मतलब मिल रहे होते हैं, अनायास ही टकराते हैं, उनसे आमना सामना होता है। पर जब कहानी चुनने की और सुनाने की बात आती है, तो ये जिम्मेदारी लगती है कि वो बातें जो नहीं व्याप्त हैं, नहीं मिल रही हैं, वो आनी चाहिए, प्रयास करके आनी चाहिए। क्योंकि भूतों की कहानियाँ, पौराणिक कहानियाँ अंधाधुंध तरीके से बहुतायत में सुनी सुनाई जा रही हैं। जो लोक जीवन है हमारा, वो उसी से भरा पड़ा है। लेकिन ऐसे में जो कहानियाँ हमने चुनी या हमने लिखी, उनके चुने जाने की, उनके सुनाए जाने की ज़रूरत इसीलिए महसूस होती है कि हम इस गैप को भर सकें। ये संतुलन भी बना सके कि जीवन में ये जो सच्चाइयाँ हैं जीवन की, अपने हमारे आस-पास की घटनाएँ हैं, जो हमारा द्वंद है, जो हमारा मन है, जो हमारी शरारतें हैं, जो हमारी चुनौतियाँ हैं, उनका अपना एक पूरा भरा संसार है, उनमें से ही कहानियाँ निकाली जाएँ, वहीं से कहानियाँ बनें। ये जो बनी-बनाई कहानियाँ चली आ रही हैं, इनसे पटा हुआ है पूरा समाज जो है, पटा हुआ है। और जिन कहानियों की बात हम कर रहे हैं, उनकी जगह रिक्त है, खाली पड़ी हुई है। तो हमें ज़िम्मेदारी लगती है कि हम इस तरह की कहानियाँ लेकर आएँ, एक बात। दूसरी बात कि जो आपने कही कि गार्जियंस, पेरेंट्स जो है इस तरह की कहानियाँ लेकर आते हैं, तो हम क्या करें? बिल्कुल, उनके पास जो है वही वही लेकर आएँगे, और वो भी कहानियाँ ही हैं। वह भी हमारी ही कहानियाँ, हमारे ही समाज का हिस्सा है। पौराणिक कहानियाँ, भूतों की कहानियाँ, अंधविश्वास की कहानियाँ, राजा-रानियों की कहानियाँ, परियों की कहानियाँ, वह सब भी कहानियाँ ही हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि ये संतुलन जो है बना रहे कि ये एक ही तरह की कहानियाँ, एक ही तरह का विश्वास, एक ही तरह की मान्यताएँ, अ, एक ही तरह के मूल्य वाली बातें जो है वो लगातार और बहुतायत ना हो, जिससे कि एक ही तरह का ओरिएंटेशन हो जाए, एक ही तरह के व्यक्ति बन जाए। बल्कि इसके उलट सभी तरह के अनुभव, सभी तरह की कहानियाँ, सभी तरह के मूल्य, विश्वास और जीवन की सच्चाइयाँ भी, जैसे थोड़ी देर पहले हो रही थी कि मौत नहीं सुनाई जाए, डर नहीं सुनाए जाए, असफलताएँ नहीं सुनाई जाए, सब सुनाई जाए। ये सब हमारे ही जीवन के हिस्से हैं। मैंने जैसे कहा पहले कि बच्चे भी वही संसार साझा करते हैं जो वयस्क साझा करते हैं, जिसमें रहते हैं, और उनके हिस्से भी वही सब आता है। हिंसा भी उनके हिस्से में आती है, मौत भी आती है, उनके हिस्से में डर भी है, असफलताएँ भी है, निराशाएँ भी है। वो सब उनकी हिस्सेदारी है उसमें, तो कहानियाँ भी उनके हिस्से इस तरह की आनी चाहिए, इस तरह की आनी चाहिए। तो जब हम कहानी चुन रहे थे, हम सुना रहे थे, तो हमारे मन में यही यही विश्वास था, यही अप्रोच थी कि हम वो कहानियाँ लेकर आएँ जो आम तौर पर सुनने को नहीं मिलती हैं। शिव पुराण, गणेश कथा,
या और दीगर पौराणिक कथाएँ वो बहुतायत में जो है उपलब्ध है, सुनने-सुनाने को मिलती रहती हैं और उसी से पटा हुआ है समाज हमारे आस-पास। तो क्यों ना ये संतुलन बनाते हुए अ, ये जीवन की सच्चाइयाँ भी जो हैं और इसके एक रंग भी जो हैं बच्चों के बीच में परोसे जाएँ। ये मेरी समझ कहती है। ओके, थैंक यू अनिल जी। योगेश, फिर प्रमोद जी, फिर श्रीकांत ने हाथ खड़ा किया, फिर वैसे ही आगे थोड़ा चर्चा चलाते हैं। जी योगेश जी। मैं तो हमेशा मैंने ये महसूस किया है कि मेरा बच्चा अभी यहाँ है और मुझसे सवाल करता है। बचपन में भी मैंने बहुत तेरे सवाल किए। अच्छा, मैंने इसके पहले शायद आपसे बात हुई है, बाकी लोगों से भी बात हुई है। मैंने 7-7 दिन वाली लंबी कहानियां सुनी है बाबा से, नानी से। वो हर जगह एक ऐसे जगह पे एपिसोड वाइज वो छोड़ देते थे कि इसके बाद मन में लगा रहता था, कल्पनाएं होती थी। ठीक है, वो परियों की कहानियां थी, राजाओं की कहानियां थी, छौड़ा चोर की कहानी थी जो किसी की मतलब सोए हुए राजकुमारी की आंख से काजल चुरा लेता था। अपने आप में कमाल का था। वो चौर एक कला का विशेषज्ञ बनना चाहता था, उसके पिता उसको राजा बनाना चाहते थे। चीजें बहुत सारी थी, लेकिन बाकी कहानियां हैं। जैसा मैं अनिल जी से सहमत हूँ कि वो सारी कहानियां अपनी जगह पे हैं। हम तो और भी चीजें हैं दुनिया में ना। अब हम वो 1978 में या 1980 में तो बैठे नहीं है। अब हमारे पास मोबाइल है। हम बिल्कुल सवाल कर कर के यहाँ पहुंचे। कब तक वहीं लटके रहेंगे? अब मैं किसी से अभी बच्चों से मैंने पूछा कि महाभारत कहानी है कि सच्चाई है। उन्होंने कहा कि नहीं, जैसे हमको बताया जाता है तो हमको तो सच्चाई ही लगती है, बिल्कुल वो सच्ची है। तो अब कहानियां कब उसको आप सच्चाई में ले लेते हैं, कब वो कहानी रहती है। चीजें गड़बड़ हो रही थी। अब आतिशी शीशा अपने आप में कमाल। मुझे लगा कि नहीं, ये बताई जानी चाहिए, क्योंकि मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने सचमुच में आग लगा दी और घर में वो रजाई ही फूंक डाली उन्होंने। उनको नया नया मिला था सिंपल माइक्रोस्कोप। मैंने सोचा कि अच्छा, इसको थोड़ी दूसरे तरह से देखते हैं। और बच्चों को बहुत पसंद, जब सुनाते हैं तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा ठीक है, उसे चीजें। तो मतलब जो वैज्ञानिक सत्य है, जिस युग में जी रहे हैं, वैज्ञानिक युग में आप जी रहे हैं, तो चीजें वैज्ञानिक ढंग से भी आनी चाहिए। पुराण तो हमारे साथ है ही और बाकी लोक कथाएं अपने साथ हैं और हम उसको करते हैं। तो कोशिश मैं करता हूँ कि नए ढंग से। अभी बच्चे हैं वो पोकेमोन देख रहे हैं या और बाकी सारी चीजें भी देख रहे हैं। उनके बोलने और उनके कहने के लहजे में बहुत सारी चीजें नई आ गई हैं। वो अलग तरह से सवाल करते हैं, तो उनके सवालों को भी तो उसी तरह से रखा जाना चाहिए ना। अब आज के समय में कितने समय हम 1960 की और 1852 की कहानी सुनाएं, तो लेकर के। और आप बच्चों से बात कीजिए, बच्चों के मन से, बच्चों की कहानियां, बच्चों के मन से उनके लायक कहानियां निकलती हैं। तो मैं कोशिश वही करता हूँ कि उनसे बात करके कुछ निकल जाए तो अच्छा लगता है मुझे भी। इसलिए मैं कहानी कोशिश करता हूँ, लिखता हूँ और उनको उनके साथ बैठ के कहानी सुनाता हूँ। थैंक यू योगेश जी। जी, प्रमोद जी की बातों सुनते हैं, फिर श्रीकांत के पास चलते हैं। जी प्रमोद जी। मुझे लगता है कि एक बात तो अनिल जी ने जो अभी कही कि वो सभी कहानियां हैं, है ना? तो वो सभी कहानियां भी हैं और आज के समय में सब उपलब्ध भी है। हम चाहकर भी प्रतिबंध चाहे स्कूल में रोक दें, लेकिन जीवन में बच्चों के में नहीं प्रतिबंधित कर सकते, क्योंकि वो कहीं न कहीं से आ जाएँगे, है ना? तो एक तो ये है कि हम रोक तो नहीं सकते उनको। एक दूसरा सवाल खड़ा होता है जब हम शिक्षा में काम कर रहे होते हैं। स्कूल चूँकि शिक्षा का जगह है जहाँ पे वहाँ एक औचित्य का सवाल हमेशा रहता है कि किस चीज़ को करें, किस चीज़ को नहीं सिखाएँ? क्या सीखें, क्या नहीं सिखाएँ? तो एक वो भी नज़रिया है जिससे हम देख सकते हैं कि अ, दरअसल जब हम स्कूल के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो हमारे सामने सवाल खड़ा होगा कि क्या चीज़ें हम शामिल करें सिखाने में और क्या नहीं करें। उदाहरण के लिए कि जैसे चोरी करने में बहुत सारी स्किल काम आती है और बहुत ही स्किलफुल काम है, लेकिन हम
नहीं सिखाते हैं, है ना? क्योंकि हम जिन मूल्यों को लेकर चल रहे हैं, हम जिन मूल्यों की बात करते हैं, उनसे वो मेल नहीं खाता है। भाषा में गाली भाषा का ही हिस्सा है, लेकिन हम नहीं सिखाते हैं, है ना? तो क्योंकि वो औचित्य का सवाल हमेशा सामने आपके सामने खड़ा रहता है। अब जब हम लेकिन ये मिथक को सीखना है, मिथक के बारे में जानना है, हमारे समुदाय का जो पारंपरिक ज्ञान है, पारंपरिक विचार है, उसके बारे में जानना है, ये भी शिक्षा का हिस्सा है। और के पास वो है, अगर समुदाय से सुनाने आएगा तो उसके पास अपनी कहानियाँ हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि अगर वो कहानियाँ और बाकी जो कहानियाँ हैं, उनके बीच में द्वंद्व जब खड़ा होता है, नहीं खड़ा होता है तब तक ठीक है, जब खड़ा होता है तो वहाँ आपके सामने औचित्य का सवाल आएगा कि वो जो कहानी सुनाई थी उसमें तो ऐसा नहीं था, इसमें ऐसा है। जिस दिन ये सवाल आपके सामने आ जाएगा कक्षा में, तब आपको उस सवाल से बचना नहीं चाहिए, तब आपको उस सवाल पर चर्चा करनी होगी। कहानी सुनाए, कोई भी सुनाए, सब है सुना सकते हैं, लेकिन बतौर लेखक ये मेरा भी हक है कि मैं क्या लिखूंगा, है ना? और वो मेरे मूल्यों से संचालित होगा, है ना? तो मुझे लगता है इस फ्रेमवर्क में इसको देख सकते हैं। समुदाय को एक व्यक्ति आ रहा है, सुना रहा है, उसका अपना एक फ्रेमवर्क है, विचार अपने, उसके पास एक विचार है जिसको वो सुना रहा है ना? जब तक वो द्वंद नहीं खड़ा होता है, लेकिन जिस दिन अगर वो द्वंद खड़ा होता है बच्चों के सामने, तो उस पर फिर चर्चा करने से नहीं बचना चाहिए कक्षा में, है ना? और ये बात हमारी चर्चा में भी आई थी कि बच्चों के लिए सेंसरशिप जैसी कोई चीज हो नहीं सकती। असल में इसी जीवन को वो जीते, हम जिस जीवन को देख रहे हैं उसी जीवन को, वही जीवन उनके सामने भी है ना? आप छुपा भी लेंगे तो भी आप मतलब आपको लग रहा होगा कि आप अपने लिए मान सकते हैं कि हमने छुपा लिया, लेकिन वो छुपता नहीं है दरअसल, है ना? इतने रास्ते हैं उनके पास वहां तक पहुंचने के। हम सबने भी तो वही जीवन जिया है ना, हम उसी बचपन से निकल के आए हैं, हम सब वो जानते हैं, हमने सबने वही भूतों कहानियां वगैरह सब सुनी है। उसके बावजूद हम तय करते हैं कि हम ये कहानी लिखेंगे, वो नहीं लिखेंगे, या ये कथन चुनेंगे, या भूत की कहानी भी लिखेंगे तो उसको हम इस दिशा में ले जाएंगे। मतलब आप दिशा देता है ना, वो लेखक अपने मूल्यों के जिन मूल्यों से वो संचालित है उनसे देता है। मुझे लगता है इस तरह से इसको समझ सकते हैं। शुक्रिया प्रमोद जी। आई थिंक इस पे थोड़ा सा सब और सोचिए कि कहानी कैसे चुने और कैसे कहानी सुनाए। मुझे ये भी इम्पोर्टेंट लगता है कि आप परंपरागत कहानी सुनाएं, पर उसको आप बदल के भी सुना सकते हैं। बदल के सुनाएंगे मतलब तो बच्चों को ये एहसास होगा कि कहानियां एक ही तरह से नहीं बनती है, कहानियां बहुत तरीके से बनाई जा सकती हैं, बदली जा सकती हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपने इब्ने इंसा ने कई परंपरागत कहानियों को बदला, जैसे प्यासा कौवा कहानी अगर आपने किताब में बहुत पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी में, हिंदी में और भाषाओं में पढ़ाई जाती है, बट इब्ने इंसा ने उसको बदला है और कई कहानियां ऐसी ही बदली हैं। या इवन अगर आप गिजू भाई बादेका की कहानियां अगर पढ़ेंगे तो उन्होंने काफी सारी ट्रेडिशनल कहानियों को अलग तरीके से लिखा है ना। या एशिया महाद्वीप की और कहानियां आप पढ़ेंगे तो उन कहानियों में भी पाएंगे कि अच्छा हमारे इलाके में तो ये कहानी ऐसे सुनाई जाती थी, अच्छा ये ऐसी भी कहानी हो सकती है। तो अलग अलग तरीके से बच्चों को कल्पनाशील होना सिखाना, उनको रचनात्मक होना सिखाना, अगर आप ये उद्देश्य मानते हैं तो एक डिफरेंट अप्रोच होगी। तो मैं पुरानी कहानी भी सुना सकता हूँ जो प्रमोद कह रहे हैं और उसको बदल के भी सुना सकता हूँ, फिर अच्छा ये कहानी ऐसे भी कहें तो, ये कहानी ऐसे भी कहें तो बच्चों के दिमाग में कई तस्वीरें फिर नई बनती बिगड़ती हैं। इस ग्रुप में भी हम कोशिश करते हैं जो मतलब आप तीनों ने कहा है कि जनरली जब पहली बार कोई नया कहानी सुनाने वाला होता है तो उससे डिपेंड करता है वो किसके रेफरेंस से संपर्क में आया है ना? तो अगर वो एकदम नए हैं तो मैं पहले पूछता हूँ कि भाई कौन सी कहानी सुनाओगे, एक बार थोड़ा सा आप उसका डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, कहानी पढ़वा दे तो अच्छा है, ताकि मतलब इसमें सारी तरह की कहानियां शायद हम सुनाने की इजाजत ना दे तो चुनेंगे कि कौन सी कहानी सुनाए। क्योंकि जो ट्रेडिशनल कहानियां लोगों के पास पहले से ही है तो वो जानते हैं वो कहानी क्यों सुनने आएंगे, तो वो कुछ नई कहानी सुनने आए, तो नई कहानियां सुनाई जाए, है ना? जब भरोसा हो जाता है तो फिर ठीक है वो कहानी सुनाए। तो उसमें वो करने की ज़्यादा ज़रूरत फिर नहीं पड़ती है कि स्क्रीनिंग ज़्यादा करें, है ना? तो एक भरोसे के बाद जैसे प्रमोद से मैंने नहीं पूछा कि कौन सी कहानी सुनाएँगे, कि आपको जो भी सुनाए, हालाँकि उन्होंने भेज दी मुझे कहानियाँ, तो मैंने कहा मुझे तो सारी अच्छी लगी, आप सुनाइए जो सुनाना चाहते हैं। योगेश जी का भी सेम था। तो भरोसा बनता है।
चलिए श्रीकांत की बात सुनते हैं, फिर शुभदा जी की बात सुनते हैं। एक चीज और कहना अभी चाह रहा ध्यान था, एक रखिएगा, चीज और हमारे कहना पास चाह रहा 12-13 था, मिनट। अच्छा, प्रमोद जी कुछ कह रहे हैं। जी प्रमोद जी। बस एक लाइन है। मुझे हम्म, लगता है कि जब हम ये बात करते हैं ना, क्रिटिकल इंक्वायरी की बात करते हैं, जब समालोचनात्मक चिंतन अ, विकसित करने की, या उस समालोचनात्मक चिंतन को कक्षा में लाने की बात करते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि हमें उस पर भरोसा करना चाहिए, है ना। अगर वो काम हम चीज़ों को जांचने, टटोलने और उनको अलग अलग निगाहों से, अलग अलग नजरियों से देखने की काम अगर कक्षा में चल रहा है, तो फिर हमें बच्चों पे की जो सोचने की जो क्षमता है, उस पर भरोसा करना चाहिए। इससे डरने की जरूरत नहीं है ना। हम्म। योगेश जी हाँ टिप्पणी में लिख रहे हैं कि माँ मुझे सुनाओ वो कहानी जिसमें राजा ना हो ना रानी, कुछ नई कहानी हो, बोर हो गए राजा रानी से। ठीक है जी। श्रीकांत जी फिर शुभदा जी। अच्छा, 12-13 मिनट है इसमें, सब और जो भी टिप्पणी करना चाहें थोड़ा संक्षेप में सब अपनी बात कहें। जी श्रीकांत जी फिर शुभदा जी। जी धन्यवाद। नमस्कार सर, और सभी को नमस्कार। कहानी के संबंध में मेरा मानना है कि बच्चों को इसके पहले भी बहुत सारे सर जो थे जिन्होंने बताया, तो मेरा अपना मानना है कि कहानी ऐसी हो जिसमें वाक्य छोटे हों, कहानी ऐसी हो जिसमें मोराल हम तय ना करें। चूँकि हम लोग अभी यहाँ जो हो रही थी, उसमें बात हो रही थी कि बच्चों में कल्पनाशीलता पैदा करना। तो मोराल हम तय ना करें, वो कल्पनाशीलता से बच्चे तय कर लेंगे। मुख्य रूप से मेरा मानना है कि कहानियों का सिलेक्शन बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। जैसे एक बहुत पुरानी कहानी चली आ रही है, सारस और लोमड़ी वाली कहानी। तो सर सुन पा रहे हैं? हेलो, यस। जी जी, तो जी आवाज आ रही है। सारस और लोमड़ी वाली कहानी, तो कुछ कहानियों का सिलेक्शन मैंने किया है जिन्हें किसी भी हाल में बच्चों को सुनाने की ज़रूरत ही नहीं। क्या हम बच्चों को बदला लेना सिखाएंगे सारस और लोमड़ी वाली कहानी के द्वारा? कुछ और भी कहानियां हैं, जैसे बच्चों का सामाजिकरण करने के लिए कहानियों का बहुत बड़ा रोल है। तो अब बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्यों का भी विकास किया जाना होता है। तो एक और कहानी है लोहे की कुल्हाड़ी। इस पे भी बहुत सारा द्वंद्व है। बहरहाल कहानियों का सिलेक्शन बहुत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि हम बच्चों को जो कहानी सुना रहे हैं, उन कहानियों से बच्चों पे मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या पड़ रहा है। कहानी सुनाने के पहले ये ध्यान रखना अति आवश्यक है। थैंक यू। बिल्कुल ठीक कहा श्रीकांत जी ने, मतलब ऐसे ऐसे थोड़ा और सोचिए आप लोग। शुभदा जी। नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो मैं बहुत लकी समझ रही हूँ अपने आप को कि एक्चुअल लेखकों के पास मैं बैठी हुई हूँ। और सर आप क्लियरली सुन पा रहे हैं मेरी आवाज़? हाँ, धन्यवाद। तो श्रीकांत जी, सबसे पहले तो आपकी ये छोटी सी टिप्पणी से ये समझ में आ गया कि आपने बहुत गहराई से बच्चों के साथ काम किया है और उस पर बहुत सोचा है। और योगेश जी और अनिल जी, और तीसरी कहानी शायद मेरी मिस हो गई थी, लेकिन बहुत बढ़िया कहानियां, ये मैं 100% अग्री करती हूँ। एक मैं छोटी सी चीज इसीलिए बोलना या शेयर करना बहुत जरूरी समझती हूँ क्योंकि आप लोग लिखते हैं कहानियां। मेरे को बहुत जलन होती है इस बात से, लेकिन अब चलो अच्छा है लिख रहे हैं आप लोग। योगेश जी, मैं बहुत इम्प्रेस हुई जब आपने अपनी कहानी में थोड़ा सा साइंस और थोड़ा सा ज्योग्राफी भी डाला। आपने पहाड़ भी बताया कहाँ पर है, किस जगह पर है वो चीज। ये बहुत जरूरी है मुझे लगता है आज के जमाने में। बच्चों का क्यूरियोसिटी भयंकर है, और वो क्यूरियोसिटी इंटरनेट से सेटिस्फाई हो तो बेटर है कहानी से सेटिस्फाई हो। एक मैंने इतनी बढ़िया पिक्चर देखी है रिसेंटली, जस्ट बाय चांस, ये कहानी का सेशन होने के 5-6 दिन पहले। मराठी पिक्चर है। पता नहीं आप लोग कितने लोग मराठी जानते हैं, लेकिन अब तो सबटाइटल्स देख सकते हैं। सर मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो भी हैं, आरती जी आप भी सुन रही हैं, आप लोग ये पिक्चर जरूर देखिए। ये कहानी पर ही है, मराठी पिक्चर है, इसका नाम है एकदा काय झालं।
ये इंग्लिश जैसे कहानियां शुरू होती हैं, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार क्या हुआ, ऐसे एक बार क्या हुआ का ट्रांसलेशन है एकदा काय झालं। अब वो उसमें पूरी पिक्चर ही ये है कि वो पिता कहानियों के थ्रू ही स्कूल चलाता है और उसका प्रिंसिपल ही ये है कि कहानियों के थ्रू जो सिखाना है वो कहानियों के, भले साइंस है, मॉरल्स है, मैथमेटिक्स है, कहानियों के थ्रू सिखाओ। इतनी बढ़िया, इतनी शानदार पिक्चर है। और लास्ट चीज मैं एक बोलना चाहती हूँ, स्पेशली आज के जो लेखक है उनसे मेरी एक दिली रिक्वेस्ट है। इमोशनल इंटेलिजेंस आजकल बहुत ज्यादा बात करते हैं, बच्चों को नहीं समझ में आता कई चीजें। हमारे यहाँ कहानियों की बहुत बड़ी लकूना, बहुत बड़ी कमी है हिंदी साहित्य में, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है मैं 100% गलत हो सकती हूँ, लेकिन जो मेरी बेटी अमेरिका में रहती है, उसका छोटा बच्चा है, उसके लिए वो देखती रहती है कहानियां कौन सी सुनाऊं, तो वो इतना लिटरेचर वहां पर है जो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करता है। बच्चों को ये सिखा रहा है कि बुलिंग को कैसे रेजिस्ट करना है, उसको कैसे झेलना है, लोग अगर लड़ते हैं तो उस लड़ाई को कैसे आपको उसको डाइसेक्ट करना है और आपको अपने पर नहीं लेना है, यू आर नेवर टू ब्लेम, ऐसी एक कहानी है ना। ये जो मराठी पिक्चर मैं बता रही हूँ एकदा काय झालं, उसमें वो पिता को कैंसर हो जाता है और बच्चा बहुत अटैच्ड है पिता से। उसको कहानी के थ्रू फाइनली वो पिता कैसे समझाता है कि मृत्यु क्या है और उसको कैसे अपने को किसी अपने लव्ड वन की मृत्यु होती है तो उसको अपने को कैसे लेना चाहिए। हमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी जॉइंट फैमिली में, अब न्यूक्लियर फैमिली में बच्चों को ये चीजें कैसे ग्रहण करवाना, मुझे लगता है कि आज लकूना है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को सही लगे कि इस तरह की कहानियां लिखी, मैं श्रीकांत जी की बात से इसीलिए सहमत हूँ कि आज के इस संदर्भ में हम कहानियां पुरानी ट्रेडिशन लाएं। ट्रेडिशन तो फैंटास्टिक है ही, लेकिन उसको किस तरह से आज के संदर्भ में बच्चे लें और मॉरल सिखाएं नहीं, मॉरल ग्रहण करने दें, उसमें सीख ना हो, उसमें बच्चा सोचे और फिर उसमें से अपने हिसाब से बेस्ट मॉरल लगाए और डिस्कस करे। थैंक यू, थोड़ा सा लंबा हो गया, सॉरी। नहीं ठीक है, ये बात ठीक है सुधा जी की कि बच्चों की कहानियों की काफी कमी है हिंदुस्तान में। हालांकि कई सारी संस्थाओं ने कोशिश की है पिछले दिनों कुछ कमी को पूरा करने की, जिसमें और कई सारे लेखकों ने कोशिश कर रहे हैं कि कमी पूरी की जाए, पर फिर भी उसमें बहुत कोशिश करने की जरूरत है। ठीक बात है आपकी। चलिए मृदुला जी की बात सुनते हैं। मृदुला जी के सवाल का किस हद तक जवाब मिला, जो भी टिप्पणी करना चाहे, फिर पूनम जी की बात सुनते हैं। और थोड़ा समय का सब ध्यान रखिए, 3-4 मिनट ऊपर हो जाएंगे, पर कोशिश करते हैं 5-5 तक समाप्त करेंगे। जी मृदुला जी, फिर पूनम जी। जी, 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 धन्यवाद। तो मेरा जो सवाल था, एक हद तक उसका जवाब मुझे मिला है ना? बट मैं इसको अंतिम पायदान नहीं मान रही हूँ। आपने आश्वासन दिया है कि आगे भी आप ये करते रहेंगे और हमें मौका मिलता रहेगा। दूसरी चीज़ मैं हमारे टीम से आपको आप लोगों को काफ़ी अच्छा जवाब मिला। तो मैं थोड़ा-सा श्रीकांत जी के बारे में बताना चाहूँगी आप लोगों को कि उनका काम बहुत ज़्यादा है और अपने स्कूल के लिए उन्होंने अपना एक तरीके से जीवन ही समर्पित किया हुआ है और उनके स्कूल को बिहार में तो जाना ही जाता है। अगर आप लोगों को भी मौका मिले तो ज़रूर उनसे थोड़ा जानें। वो थोड़ा कम बोलते हैं, कम हैंड रेज़ करके और मतलब अपने बारे में थोड़ा कम बोलते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को मौका मिले तो उनसे ज़रा सुनेंगे। उन्होंने हज़ारों वो इनोवेशंस अपने स्कूल में किए हुए हैं और जो काफ़ी सफल है। तो थैंक यू। बाकी हम बहुत आशान्वित हैं। आगे ये कहानी वाला जो सेशन चलेगा उसमें मैं ज़रूर ही रहूँगी, है ना? और मैं आपके उसमें कॉन्टैक्ट में आती हूँ। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू। पूनम जी ने हाथ रेज किया था, अगर पूनम जी कुछ कहना जी चाहें। जी पूनम जी। जी, सबसे पहले तो नमस्ते सभी लोगों को। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आई एम सो सॉरी कि मैंने थोड़ा लेट जॉइन किया और सिर्फ अनिल जी की मैं कहानी सुन पाई। मेरा मानना है कि
लेखकों के लिए कोई भी सीमा नहीं होती एक्चुअली। वो किसी भी टॉपिक पे किसी भी हद तक लिख सकते हैं। लेकिन यस, जब हम लोग बच्चों के साथ डील करते हैं तो वहाँ पर हमें काफ़ी संवेदनशील होना पड़ता है। सो जो कहानियाँ मैंने अनिल जी से सुनी, उसमें बहुत प्यारा विवरण था कि बच्चों के बातों का, घटनाओं का और उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, और जो लोग उनको बचाते हैं किस तरह से बच्चे उनके लिए एक बहुत ही सम्मानित दृष्टि रखते हैं। सर से, सुधीर सर से भी बात की थी इस बारे में कि नेक्स्ट सेशन में मे बी मैं कहानी सुनाना चाहूंगी जो मैंने बच्चों के लिए लिखी है। मैं खुद लिखती हूँ कहानी, और मेरा मेन उद्देश्य ये रहता है कि मैं लोगों से मिलूं, लोगों से जुड़ूं, लोगों की बातें सुनूं, और अगर कोई आई होप पूनम जी, आपकी आवाज आप नहीं आ मुझे रही। सुन मेरे पा ख्याल में रहे नेटवर्क हैं? कमजोर है, उधर से आवाज नहीं आ रही आपकी। नेटवर्क शायद कमजोर है। और अच्छा, अब जी 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 जी, तो मैं ये कह रही थी कि मैं लोगों से जुड़ती हूँ, और जो वो मुझसे लाइक आई रियली फील कि ह्यूमन लाइब्रेरी इज द बेस्ट लाइब्रेरी, क्योंकि जब आप लोगों से जुड़ते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, या इवन बच्चों के साथ मेरा ऐसा है कि बच्चों की अगर कोई भी, जैसे मैं उनसे कोई कन्वर्सेशन कर रही हूँ और वो अपनी किसी भी घटना को, जिस चीज को उन्होंने महसूस किया, जिस चीज को फील किया, तो उस चीज को मैं लिखना चाहती हूँ, और मैं लिख कर फिर उन्हीं को गिफ्ट करती हूँ। चाहूंगी कि अगर मुझसे शेयर करना चाहे या मुझे बताना चाहे तो मैं उसको लिखित रूप में। आपकी आवाज पूनम जी नहीं आ रही है, शायद नेट की दिक्कत है आपकी तरफ से कुछ। बाकी को आ रही है क्या पूनम जी की आवाज? नहीं आ रही पूनम जी आवाज, कुछ नेट की दिक्कत है। आई थिंक प्रमोद जी की और डॉक्टर नितिन की एक बार बात सुनते हैं, उसके बाद इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। काफी लंबा डिस्कशन हो गया है ये, और अच्छी बात है कि इस डिस्कशन में मतलब मेजोरिटी लोग प्रेजेंट हैं और इसमें रुचि दिखा रहे हैं। जी प्रमोद जी, और अगली बार जो भी आप में से जिसने अपनी कहानियां लिखी हों, फिर से मेरे ख्याल में एक सेशन करते हैं, तो आप जरूर मुझे अपने नाम लीजिएगा। तो जरूर सब को मौका देने की कोशिश करेंगे, और इसमें सबको मौका मिले, ये इच्छा भी है। जी प्रमोद जी, और फिर डॉक्टर नितिन जी। हाँ, नहीं मेरा तो मुझे लगता है मैंने जो पहले बात नहीं की थी नहीं, वही है। नहीं प्रमोद दीक्षित ने हाथ खड़ा किया, एक्चुअली दो प्रमोद हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मैं ही कह था, मैंने तो सॉरी, अपनी बात कह दी पूरी। हाँ हाँ हाँ, ठीक आपने है। कह दिया। जी प्रमोद दीक्षित जी। जी, जी। बहुत-बहुत आभार। और अभी भी मैं दाँत दर्द से पीड़ित हूँ, और इस कारण से पूरी कहानियाँ मैं सुन नहीं पाया, लेकिन जो कहानियों पर अभी चर्चा हुई है, वो मैंने पूरी सुनी और बड़ा आनंद आया है। 2 एक चीज़ें मुझे लगता है कि इस पर मैं कहूँ कि निश्चित रूप से जो बातें साथियों ने कही हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। बच्चों को कहानियों में कल्पना के अवसर हमको देने होंगे, और जिस प्रकार से वैश्विक परिवेश में स्थितियां बन रही हैं, जरूरी है कि हम बच्चों को उनसे परिचित कराती हुई कहानियां लिखें। एक तरह से कह सकते हैं कि जो अपनी परंपरा से नवल प्रयोग करते हुए हम कहानियों को रचें। हालाँकि मैं इस पक्ष में नहीं रहता हूँ कि कहानियों में हिंसा या मार-काट वाली बातें दी जाएँ। भले ही वो बालक उसी समाज का एक हिस्सा होते हुए उन चीज़ों को देखता और गुज़रता है, फिर भी मेरा अपना मानना है, ये कि हो सकता है कि मैं गलत हूँ, पर मुझे लगता है कि हिंसा, अशांति जैसी जो बातें हैं, उनसे यथासंभव कहानियों में बचा जाना चाहिए, और जो भी संदेश और सीख हैं, वो बच्चों पर छोड़ना कि बच्चे उस कहानी से क्या लेते हैं, और कल्पना के अधिकाधिक अवसर मिले, और स्वविवेक से बच्चे उस कहानी को विस्तार दें, ऐसा मुझे लगता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी
राजकुमार ने, उज्ज्वला ने और शिषपाल ने भी कुछ टिप्पणियां की हैं और अच्छा सेशन बता रहे हैं। वो कुछ मापदंड भी सुझाए हैं कि कहानियां कैसे चुने राजकुमार ने, तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। जी, डॉक्टर नितिन, आपकी आखिरी बात सुन के वाइंड अप करेंगे, तो आप जो भी टिप्पणी करना चाहें। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं इस ग्रुप का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस ग्रुप के माध्यम से काफ़ी कहानियाँ सुनने को मिल रही हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। दूसरी बात ये है कि ये बिल्कुल इस तरीके से है जैसे एक राजा के बेटे को कोई भी ज्ञान या समझ नहीं दे पा रहा था, तब एक विष्णु शर्मा ने उनसे कहा कि मैं इनको ज्ञान दे सकता हूँ, तो कहानी के माध्यम से उनको नैतिक और व्यवहारिक और एक अच्छा राजा बनाया। तो सर, सुधीर सर, आप तो बिल्कुल विष्णु शर्मा की तरह ही अभी समाज को वो वैचारिक कल्पना और नैतिकता का ज्ञान दे रहे हैं इसके माध्यम से। ये ग्रुप बहुत अच्छा है इस मामले में। और दूसरी बात मैं कहूँगा, कहानी का सार बहुत अच्छा होता है सभी का, और कहानी चुनना भी बहुत ज़रूरी है कि कौन सी कहानी किस प्लेटफॉर्म पे कहनी चाहिए। और एक अनुरोध मैं ये करना चाहूँगा कि जैसे कहानी कहने के बाद हम उसकी टिप्पणी करते हैं या उसके बारे में कुछ कहते हैं, तो उसके अंत में कहानीकार भी अपनी एक टिप्पणी कहे कि मैंने क्यों ये कहानी कही और इसका मूल मुझे क्या समझ में आता है। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी काफ़ी अच्छा कहा है कि कल्पना करना और कहानियों के माध्यम से कल्पना करना सीखना सबसे आसान है। और उनकी सबसे अच्छी बात ये है कि उन्होंने कहा है कि अगर आपके बच्चों को बुद्धिमान बनाना है तो कहानी सुनाइए, और बहुत बुद्धिमान बनाना है तो बहुत सारी कहानियाँ सुनाइए। अगर थोड़ा सा भी अगर हम आपस में बजट के साथ करें तो इन कहानियों के मंथली सेशन से एक बुकलेट निकाल सकते हैं, जो कहानियाँ हम पूरे महीने में सुनते हैं कहते हैं। ये भी अच्छा रहेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। इस ग्रुप के माध्यम से मैं काफ़ी बच्चों को कहानियाँ सुनाता हूँ, और मैं तो चाहूँगा कि सभी लोग जब कहानी आज सुन के जाते हैं तो वो जब तुरंत ही इसको ट्रांसफ़र कर दें, वरना 2-3 दिन में थोड़ी सी मिस हो जाती है कहानी, तो इससे अच्छा रहेगा। और कोई बुकलेट छप पाती है आगे भविष्य में सहजीवन के नाम से, तो वो स्कूलों में बांटी जाए और वहाँ टीचर बच्चों को वो कहानियाँ सुनाएं जो हमारे सेशन से निकल के आती हैं, बेहतरीन कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।